हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 का जो कंपार्टमेंट है उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में अगर पूरा देखते हो तो पास कराने की गारंटी मैं आपको दूंगा। जो मैं बता रहा हूँ आपको उसमें पे ध्यान देना है। बस मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ता जाऊँगा और आपको बस क्या करना है, हल्का नोट करना है इम्पोर्टेंट टॉपिक को बस। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लेते हैं। पहला टॉपिक हमारा है संविधान। एक क्वेश्चन हमारे पेपर में हमेशा आता रहता है कि संविधान क्या है, संविधान कैसे होता है। ठीक है, तो संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है। मतलब हमारा संविधान एक दस्तावेज है, एक लिखित किताब है जिसके द्वारा किसी देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है। ठीक है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। मतलब भारत का संविधान एक लिखित संविधान है जिसको हमारे जिन्होंने आज़ादी दिलाई उन सब ने मिलकर भारत को चलाने के लिए एक किताब बनाई जिसके द्वारा भारत को चलाया जाएगा, उसी को हम संविधान। ठीक है, तो जो हमारा जो संविधान है जिसके द्वारा किसी देश को सुचारू रूप से चलाया जाए, हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ठीक है, तो हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और एक लिखित संविधान। भारत के संविधान में ना तो किसी को जाति के नाम पे, किसी को भाषा के नाम पे, किसी को धर्म के नाम पे बांटा है, सभी लोगों को एक समान माना गया। इसीलिए भारत का संविधान एक आइडियल संविधान कहा जाता है। ठीक है, अगर भारत के संविधान में किसी को ज़्यादा किसी को अगर कम अधिकार होता तो भारत में जो हम लोग एक साथ मिल बांट के रहते मिल बांट के रहेंगे। इसीलिए हमारे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, वो जो नेता थे, उन्होंने हमारे संविधान को ऐसा बनाया जिसमें सभी लोगों को एक समान माना, ना तो किसी को ज़्यादा बोला गया ना किसी को कम कहा गया। ठीक है, एक हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान को हमें जो संविधान है, संविधान को उधार का थैला क्यों पाया जाता है? तो हमारे संविधान को उधार का थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने अपने संविधान को दूसरे के संविधान को लेकर बनाया, दूसरे के देशों से देखकर, दूसरे के देशों के संविधान को देखकर हमने अपने संविधान को बनाया था, इसीलिए इसको उधार का थैला कहा जाता है। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन आता है कि क्या हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है? तो क्वेश्चन आता है कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज क्या है? तो जी हाँ, हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है क्योंकि हमारे संविधान में जरूरी के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार और समय के अनुसार हम परिवर्तन कर सकते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या हमारे संविधान में परिवर्तन हो सकता है? तो जी हाँ, हो सकता है, लेकिन मूल ढांचा को हम परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे हमारा जो संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन हम संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है क्योंकि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, इसलिए हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है। ठीक है, अगला टॉपिक होगा हमारे संविधान में कि भारत के संविधान की विशेषता होगा। क्वेश्चन आएगा कि संविधान की विशेषता बताओ। तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। भारत के संविधान में सभी लोगों को समान माना गया है, सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया है, सभी लोगों को समानता, स्वतंत्रता, समान मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारत के संविधान में सभी लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटा गया, सबको एक समान माना गया। ये सब क्या है? विशेष है। भारत के संविधान को दूसरे देशों से लेकर बनाया गया। ठीक, जैसे कि मौलिक अधिकार खत्म किया गया अमेरिका से, नीति निषेध आयरलैंड से। ठीक है, ऐसे इसीलिए हमारे संविधान की सब विशेषता है। तो संविधान में कितना ही क्वेश्चन जाते हैं, मेन क्वेश्चन ये। अगर यहाँ से और एक क्वेश्चन आता है कि हमारे
संविधान के सदस्य, तो हमारे संविधान में 3 सदस्य प्रमुख। एक था अस्थायी सदस्य, जो था अस्थायी सदस्य था वो डॉक्टर नहीं, अस्थायी सदस्य था राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी थे सचिदानंद सिन्हा, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मतलब हमारे संविधान में 3 सदस्य में थे। पहला सदस्य था अस्थायी सदस्य, वो था राजेंद्र प्रसाद जी। दूसरा था अस्थायी, तो अस्थायी था सचिदानंद सिन्हा, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ये हमारे सदस्य कुछ मेन थे। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, भारत में एक संविधान बनेगा, किसके तहत तय हुआ? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा तय हुआ कि भारत में एक संविधान बनेगा। हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि हमारा संविधान सभी लोगों को आपस में जोड़कर कैसे रखता है। तो हमारा संविधान सभी लोगों को आपस में जोड़कर इसलिए रखता है क्योंकि हमने किसी के साथ न तो जाति के नाम पे, न भाषा के नाम पे, न धर्म के नाम पे किसी को अपने अलग अलग नहीं किया। हमने सभी को एक समान अधिकार दिया है। अगर हम अधिकारों को अलग अलग देते ना, तब भारत का संविधान होता, लोग आपस में टूट जाते, एक साथ मिलजुल लेते। हमारा संविधान एक आइडियल संविधान कहा जाता है क्योंकि हमने सभी लोगों को एक समान अधिकार दिया। ठीक है, तो इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अगला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है चुनाव और प्रतिनिधि। हमारा अगला टॉपिक है चुनाव और प्रतिनिधि। तो पहले देखेंगे हम चुनाव क्या होता है। चुनाव क्या होता है, पहला पॉइंट देखेंगे हम। दूसरा देखेंगे हम कि प्रतिनिधि क्या होता है। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे इसके अंदर चुनाव की आम चुनाव क्या होता है, आम चुनाव क्या होता है। फिर देखेंगे इसके अंदर हम ये चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग का क्या कार्य होता है। ठीक है, ये मेन इसके अंदर हम ये हमारा मेन पर। और देखिए इसके अंदर हम भारत चुनाव की विशेषता, भारत चुनाव की विशेषता, भारत चुनाव की विशेषता। फिर देखेंगे भारत चुनाव की कमियां। ठीक है, तो ये मोटा मोटा इस चैप्टर से पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि चुनाव क्या होता है। तो जिस विधि के द्वारा हम अपने नेता को चुनते हैं उसको चुनाव कहते हैं। हाँ, मतलब जिस विधि के द्वारा, जिस तरह से हम अपने नेता को चुनते हैं उसे हम चुनाव कहते हैं। पहली बात, ठीक है, मतलब जिस तरह से हम अपने नेता को चुनते हैं ना, या वो ईवीएम के द्वारा भी हो सकता है या वो बॉक्स के द्वारा भी हो सकता है, उसको क्या होते हैं, चुनाव कहते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब अगर मैं अपने नेता को, अगर मैं परिचय के द्वारा या ईवीएम के द्वारा या मैं हाथ उठा के द्वारा चुनता हूँ, उसे क्या बोलते हैं, चुनाव। ठीक, अगर सिंपल भाषा में बोले कि चुनाव क्या है, तो जिस विधि के द्वारा हम अपने नेता को चुनते हैं उसे चुनाव। ठीक है, ठीक। अगला है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि क्या होता है, मतलब प्रतिनिधि क्या होता है, तो जिस चुनाव के माध्यम से जिस व्यक्ति को मैंने चुना ना उसको प्रतिनिधि कहते हैं। मतलब चुनाव के द्वारा जिस व्यक्ति को हम चुनते हैं, हम अपना नेता जिस व्यक्ति को चुनते हैं ना चुनाव के माध्यम से, वो प्रतिनिधि होता है, जिसको साधारण भाषा में हम अपना नेता भी कहते हैं या सांसद कहते हैं, वो हमारा प्रतिनिधि होता है, जिसको हम वोट देकर चुनते हैं देश के विकास करने के लिए, देश को चलाने के लिए। ठीक है, अगला है आम चुनाव। आम चुनाव क्या होता है, जब किसी प्रधानमंत्री का कार्यकाल खत्म होता है ना, जब किसी प्रधानमंत्री का कार्यकाल खत्म होता है उसके बाद जो चुनाव होता है उसको आम चुनाव कहते हैं। ठीक है, मतलब जब किसी भी प्रधानमंत्री का 5 साल का कार्यकाल खत्म होगा उसके बाद जो चुनाव होगा उसे हम आम चुनाव कहेंगे। जैसे कि अभी लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाले हैं मई में, वो चुनाव किसका है, उसे हम आम चुनाव। क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन और आता है कि फास्ट पास द पोस्ट क्या होता है। फास्ट पास द पोस्ट, जिस व्यक्ति को चुनाव में ज्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है, उसको बोलते हैं फास्ट पास द पोस्ट कहते हैं। अगला है चुनाव आयोग। अगला क्या है, चुनाव आयोग।
तो चुनाव आयोग क्या है, तो पहले अब हम चुनाव आयोग को निर्वाचन आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब भारत में जो चुनाव करवाने का काम करता है ना, उसको बोलते हैं लोग चुनाव आयोग। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में कहे तो जो भारत में जो संस्था जो चुनाव करवाने का काम करती है उसे हम चुनाव आयोग कहते हैं। आपसे पूछेगा कि भारत में चुनाव आयोग के कार्य बताओ, तो भारत में चुनाव आयोग के कार्य क्या है कि भारत में चुनाव करवाना, मतदाता सूची तैयार करना, प्रत्याशा सूची तैयार करना, मतगणना करना, स्वतंत्र चुनाव करवाना। ठीक है, और चुनाव चिन्ह देना, और चुनाव में कोई गड़बड़ी हो उसको जानना। क्या किसका काम है, चुनाव आयोग। ठीक है, ये किसका काम है, चुनाव आयोग का सबका। ठीक, और जो जो सब लोग जब वोट डाल देते हैं उसके बाद मतगणना करना भी चुनाव आयोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फेवरेट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का है क्वेश्चन, या तो 4 नंबर में 6 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत चुनाव की विशेषता। तो भारत चुनाव की क्या विशेषता है, तो जो भी हमें भारत चुनाव के बारे में बताया सब इसके अंदर लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे कि भारत में चुनाव स्वतंत्र रूप से होता है, भारत में चुनाव पीडीएफ के द्वारा होता है, भारत में चुनाव 18 प्लस सभी लोग चुनाव दे सकते हैं, और भारत में स्वतंत्र चुनाव होता है, धर्म के नाम पर चुनाव होता है। अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, विशेषता पूछेगा। जब भारत चुनाव की कमियां पूछेगा ना, कमियां, तब हम बताएंगे नेगेटिव बात। क्या बताएंगे, भारत में चुनाव स्वतंत्र रूप से नहीं होता, भारत में चुनाव जबरन होता है, भारत में चुनाव धर्म के नाम पे होता है, और भारत में चुनाव मतलब सही तरीके से नहीं होता, शराब का प्रयोग होता है, पैसे का प्रयोग होता है, और जो हमारे नेता होते हैं वो ज्यादातर आरोपी होते हैं। आरोपी आरोपी ज्यादातर हमारे नेता होते हैं। ये हमारे चुनाव की भारत के चुनाव की आपने देखा होगा कि जब चुनाव आते हैं तो जो हमारे नेता होते हैं बड़ी बड़ी बात को उठाते हैं, हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। चुनाव जीतने के बाद कोई भी चक्कर लगाने नहीं गया था उससे। अभी आप देख रहे चुनाव होने वाला है तो क्या आएगा, सभी नेता आएंगे, आपके पैर छूएंगे, सब कुछ छुड़ा के जाएंगे। जब चुनाव जीत जाएंगे ना, कोई शक्ल दिखाने नहीं आता, आप लोगों ने हमें चुनाव दिया था, आप लोग ने हमने ये काम किया, ये काम किया, कोई आता नहीं। ये क्या है, चुनाव की कमी। हमें भारत के लोग अगर हम अपना एक वोट अगर सही व्यक्ति को चुने तो उसका फायदा हमें होगा, उसका फायदा हमें होगा। अगर हम अच्छे व्यक्ति को चुनकर अगर चुनाव भेजते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा काम करेगा, तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए विकास के लिए काम करेगा, हमारे लिए अच्छी नौकरी लेके आएगा। कोई दिक्कत, चले आगे। अब हम मोटा मोटा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है केवल हम उसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। ठीक, अगला एक क्वेश्चन हमेशा आता है कार्यपालिका से। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा मेन राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां, तो राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, 4 शक्ति बताऊंगा, 4 शक्ति आपको याद करना है। 4 शक्ति, तो राष्ट्रपति क्या है, तो भारत का सबसे सर्वोच्च व्यक्ति या प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति के बाद। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल का उम्र और भारत का नागरिक होना चाहिए, और कोई लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और भारत का नागरिक होना चाहिए, और कोई लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। और अगर लोकसभा राज्यसभा का सदस्य ना भी हो तो 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेनी होती है। ठीक है, ये देखिए, तो अगर राष्ट्रपति की शक्तियां, तो पहला है आपातकाल। पहला है आपातकाल, दूसरा है वीटो, तीसरा है संविधान संशोधन भूमिका, संविधान संशोधन में भूमिका। अगला क्या है, प्रधानमंत्री के चुनाव में भूमिका, प्रधानमंत्री के चुनाव में भूमिका। ठीक है, तो ये क्या है,
ये हमारे राष्ट्रपति की शक्तियाँ है, मतलब राष्ट्रपति जी हमारे क्या क्या मेन मेन काम कर सकते हैं। पहले बता दो कि राष्ट्रपति अपने मन से कुछ नहीं करता, मंत्रिपरिषद की सलाह पे सब काम होता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति जो आपातकाल लागू करेगा, तो आपातकाल क्या होता है, प्रश्न लेंगे जब किसी भी राष्ट्र, जब कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री संविधान का पालन ना करे या लोगों के अधिकारों का हनन करे, तो हमने उनको एक अधिकार दे रखा है कि आप उनको हटाकर आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो। आपातकाल को हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी राष्ट्रपति शासन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो आपातकाल को हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा अधिकार है वीटो का अधिकार। तो वीटो का अधिकार क्या समझते हैं कि अगर राष्ट्रपति के पास अगर कोई भी कानून या संविधान संशोधन के लिए साइन होने के लिए आता है, हस्ताक्षर होने के लिए आता है, तो अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई कानून को दिक्कत है, तो राष्ट्रपति उसको अपने पास ही सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपने पास उसको सुरक्षित रख सकता है, जिसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। दूसरा है संविधान संशोधन की भूमिका। संविधान में संशोधन की भूमिका, जब भी संविधान में संशोधन होगा, लोकसभा राज्यसभा से पास होकर लास्ट में अंतिम में राष्ट्रपति के पास जाता है। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते हैं तब तक कोई संविधान में संशोधन नहीं होगा। अगला है प्रधानमंत्री के चुनाव भूमिका। अगर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति अपने बुद्धि से या अपने से किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है और कह सकता है कि आप 6 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर आप बहुमत साबित करके दिखाओ। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रपति की शक्तियां। अगर हमारा मेन टॉपिक है कानून कैसे बनता है या कानून का निर्माण कैसे होता है या संविधान में संशोधन कैसे होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हमारा क्या टॉपिक है कि कानून का निर्माण या संविधान में संशोधन कैसे होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें 4 बॉक्स बनाने हैं। इसका उत्तर देने के लिए पहले 4 बॉक्स बना लेना है, फिर इसका हमें मतलब चित्र बना के लिखना है। 4 बॉक्स में बना लिया। पहले में क्या लिखा, विधायक नहीं विधेयक। ठीक, दूसरा लिखा हमने लोकसभा, तीसरा हमने राज्यसभा। ठीक है, फिर लिखा हमने राष्ट्रपति। ठीक, तो ऐसे एक लाइन से कानून का निर्माण होता है। सबसे पहला होता है विधेयक। विधेयक क्या होता है, किसी बिल या किसी भी कानून का यहाँ पर रूपरेखा तैयार होता है। रूपरेखा मतलब कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, क्या संशोधित करने जा रहे हैं, उसका एक हम छोटे से पेज पर हम लोग ऐसे लिखकर तैयार कर दे रहे हैं कि हमें संविधान में क्या परिवर्तन करना है, क्या कानून बनाना है, एक पेज पर लिख के जाएंगे, उसको बोलते हैं हम लोग विधेयक या बोलते हैं उसको बिल। ठीक है, फिर जाएगा, अगर यहाँ से रूपरेखा तैयार हो गया, अभी जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में 3 बातें होगा। पहला होगा पेश, फिर होगा चर्चा, फिर होता है वोट। ठीक है, लोकसभा में 3 चीज होगा। पहला होगा पेश, दूसरा होगा चर्चा, तीसरा होगा वोट। ठीक है, 3 चीज होगा। पेश मतलब पहले जो भी कानून होगा वो लोकसभा में पेश किया जाएगा। उसको जो भी हमारे स्पीकर होंगे वो पहले उसको बताएंगे कि ये कानून है, ये कानून है। उसके ऊपर पहले पेश होगा, फिर सब लोग मिलकर उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्या ये बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, सब लोग अपने बात को उसके ऊपर रखेंगे। फिर उसके बाद होगा वोटिंग।
वोटिंग कितना चाहिए, 3/4, 3/4 वोट चाहिए। ठीक, अगर हमें संविधान में संशोधन करना है तो लोकसभा राज्यसभा से 3/4 पास प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति होनी चाहिए। मतलब अगर हमें साधारण कानून बनाना है तो ऐसे कानून बना लेंगे, लेकिन अगर हमें संविधान में संशोधन करना है तो हमें आधे से अधिक राज्यों की अनुमति होनी चाहिए, तभी संविधान में संशोधन होगा। ठीक, तो ऐसे ही सेम किसमें होगा, तीसरी होगा, यहाँ पे होगा प्रेस, चर्चा और वोट, प्रेस, चर्चा और वोट। और लास्ट में वोट 3/4 चाहिए, लास्ट में हस्ताक्षर, हस्ताक्षर या साइन। यहाँ पे राष्ट्रपति के पास जाएगा, अगर राष्ट्रपति किसी भी कानून या किसी भी पर साइन कर देते हैं तो वो लागू हो जाएगा या संविधान में संशोधन हो जाएगा। तो इन प्रक्रिया के माध्यम से हमारे संविधान में या संशोधन होता है या कानून बनता है। कि अगर संविधान में संशोधन करना होगा तो हमें 3/4 वोट तो चाहिए प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति होनी चाहिए। ठीक है, तो दिक्कत आगे चले। आगे देखो, एक हम 3 चीज देखते हैं। क्या देखते हैं, संसद, संसद के 3 प्रमुख अंग हैं। एक है विधायक, एक है विधायक हो गया, एक है कार्यपालिका, सदन, और एक है न्यायपालिका। ठीक है, इन 3 के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला विधायक या विधेयक नहीं, विधायक क्या होता है, विधायक तो जनता के प्रतिनिधि को ही विधायक, जिनका चुनाव जनता के द्वारा होता है और हमारे लिए कानून बनाने का कार्य, जो कानून का। तो अगर आपको एक पॉइंट अगर विधायक में याद करना हो तो जनता का प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि होता है। ठीक, इनका चुनाव जनता के द्वारा होता है, जनता के द्वारा होता है। ठीक, ये बातें याद। ठीक, अगला कार्यपालिका, तो कार्यपालिका और ये कानून का निर्माण करता है, कानून का निर्माण करता है। ठीक है, कानून का निर्माण करता है। ठीक, अगला है कार्यपालिका, तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून को लागू करने का कार्य करती है। मतलब कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून को लागू करने का कार्य करती है। विधायक, जो विधायक होता है वो कानून को बनाने का काम करती है, और न्यायपालिका उसको रक्षा देने का काम करती है, उसको संरक्षण की भूमिका निभाती है। ठीक है, तीनों अलग अलग है। तो जो कार्यपालिका है वो कानून को लागू करने का काम करती है, लागू करने का कार्य करती है। ठीक है, जो हमारे जो मंत्री परिषद होते हैं ना, मंत्री परिषद वो कार्यपालिका के ही सदस्य। एक क्वेश्चन आता है कि लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में, मतलब कार्यपालिका को लोकसभा की तुलना में राज्यसभा कार्य ढंग से कैसे चला सकती है। मतलब मान लो ये लोकसभा है, एक होता है राज्यसभा। ठीक है, ये दोनों है। तो इन दोनों में से कार्यपालिका को कौन सही से चला पाएगा, तो हम बताएंगे कि जो लोकसभा होता है ना, लोकसभा वो कार्यपालिका को सही ढंग से चला पाएगी। क्यों? क्योंकि लोकसभा लोगों पर क्या लोगों का प्रतिनिधि होता है और कार्यपालिका लोगों के लिए काम करती है।
कानून को जब लागू करेंगे तो किसके लागू करेंगे, लोगों के लिए लागू करेंगे। और ये जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता के ही प्रतिनिधि होते हैं, इसीलिए लोकसभा कार्यपालिका को कारगर ढंग से चलाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना, पूछना है कार्यपालिका क्या होता है। तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून को लागू करने का कार्य करता है। कार्यपालिका विश्व में 3 स्तर का पाया जाता है। विश्व में कार्यपालिका 3 प्रकार का पाया जाता है। एक होता है संसदीय, एक होता है अध्यात्मक, एक होता है अर्ध अध्यात्मक। मतलब कार्यपालिका विश्व में कितने प्रकार पाया जाता है, 3 प्रकार से। पहला कौन सा है, पहला कौन सा है, एक होता है संसदीय, दूसरा एक होता है अध्यात्मक और तीसरा अध्यात्मक। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यायपालिका। तो भारत में न्यायपालिका 3 प्रकार का है। एक है सुप्रीम कोर्ट, एक है हाई कोर्ट और एक है न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, जिसका बोलते हैं न्यायालय। बाकी जो जिला कोर्ट या कोर्ट सब इसमें आ जाता है। तो हमें पहला कोर्ट होगा, सबसे नीचे कोर्ट होता है न्यायालय। पहला कोर्ट होगा न्यायालय, उसके बाद होगा उच्च न्यायालय, फिर होता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। ठीक है, एक न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है, एक सर्वोच्च न्यायालय। कोई दिक्कत, देखो न्यायालय होता है। अगर कोई भी साधारण की बात की है, पहले हम न्यायालय जाएंगे। अगर हमें वहां पे अगर न्यायालय मिले तो उच्च न्यायालय जाएंगे। उच्च न्यायालय का हमें न्याय का क्रम सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन अगर हमारे मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है ना, तो हम सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। सीधा कहाँ जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, कोई दिक्कत, चला आगे। न्यायपालिका सरकार का वह है जो कानून को संरक्षित या लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। ठीक, जो विधायिका होता है, विधायक होता है वो कानून को बनाता है, कार्यपालिका उसे लागू करता है और न्यायपालिका उसे संरक्षण देता है या उसको न्याय दिलाने का काम करता है। चलो आगे चलते हैं। अब हम 2 चीज देखेंगे इसके अंदर। अब देखते हैं हम लोग इसको एक क्वेश्चन देखें हम लोग, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए लोकसभा होता क्या है और राज्यसभा होता क्या है। तो लोकसभा क्या होता है, लोकसभा जहाँ पर लोगों के प्रतिनिधि जहाँ पे बैठते हैं ना, मतलब लोग अपने प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, और जहाँ पे वो बैठते हैं उनको क्या बोला, लोकसभा। जहाँ पर राज्य अपना प्रतिनिधि भेजता है वो जहाँ पे बैठता है उसको क्या बोला, राज्यसभा। तो लोकसभा मतलब जो हमारे संसद है, संसद के 3 जो संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग है। पहला है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा और चौथा है राष्ट्रपति। ठीक है, मतलब संसद के 3 प्रमुख अंग है, जिसमें से हमें पढ़ना है राष्ट्रपति। हमने पहले देख लिया, अब देख रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा जो लोगों के प्रतिनिधि जहाँ बैठे, राज्यसभा यहाँ पे राज्यों के प्रतिनिधि बैठे। लोकसभा में लोगों के लिए बात मतलब लोगों के लिए विकास के लिए बात करेंगे, उसके लिए जो भी बात करेंगे वो लोगों के लिए होगा। मतलब यहाँ पे लोगों के लिए बात होगा और यहाँ पर राज्यों के लिए बात होगा। क्यों, क्योंकि ये राज्यों के प्रतिनिधि है, ये लोगों के प्रतिनिधि है। ठीक है, तो देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा में अंतर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब अपने बेसिक देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है। तो देखते हैं अंतर। तो लोकसभा में सदस्य, तो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो अभी हमारे पास है 543, लेकिन पहले भी ये 545 हुआ करते थे। अभी हमारे लोकसभा में 2 सीट कम है, इसलिए हम 543 इसमें लिखते हैं। ठीक है, दूसरा राज्यसभा में कितने हैं, तो राज्यसभा में 250 सदस्य।
सदस्य है। ठीक है, अगला अगला है कार्यकाल। कार्यकाल तो लोकसभा कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और राज्यसभा कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक, 6 वर्ष का होता है। और इसमें जो मेन सदस्य होता है लोकसभा में उसको बोलते हैं हम लोग स्पीकर, और जो राज्यसभा में मेन सदस्य उसको बोलते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति कहा जाता है। ठीक है, अगला है इसको बोलते हैं हम लोग निम्न सदन। निम्न सदन इसको बोलते हैं उच्च सदन। उच्च सदन इसलिए हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोगों के प्रतिनिधि है, इसको निम्न सदन कहते हैं क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है, और ये राज्यों के प्रतिनिधि इसलिए है, इसको बोलते हैं उच्च सदन। ठीक है, मतलब ये लोगों के प्रतिनिधि है और ये राज्यों के प्रतिनिधि है, इसलिए उसको बोलते हैं निम्न सदन, इसको बोलते हैं लोग उच्च सदन। ठीक है, इसको एक चीज और देखते हैं लोग, इसको बोलते हैं अस्थायी, इसको बोलते हैं अस्थायी। अस्थायी मतलब देखो, मतलब ये अस्थायी है। क्यों? क्योंकि अगर किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल से पहले भी इसको हम हटा सकते हैं, मगर अगर किसी प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा ना हो उससे पहले भी कोई प्रधानमंत्री हम हटा सकते हैं। लेकिन राज्यसभा में कोई भी सदस्य होगा उसका जब तक कार्यकाल पूरा नहीं होगा तब तक वो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आगे देखो, ये हो गया ना। अब हमें देखना है दोबारा देखिए लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। लोकसभा और राज्यसभा में अंतर, पहला लोकसभा का टोटल सदस्य होता है 543, तो इसका होता है 250। ठीक है, इसे कार्यकाल 5 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष। इसमें मेन होता है स्पीकर, इसमें मेन होता है उपराष्ट्रपति, ये होता है निम्न सदन, ये होता है उप सदन, ये होता है अस्थायी, ये होता है। ठीक है, आइए चले अपन मेन क्वेश्चन स्पीकर और देखिए। अब हम देख रहे हैं कार्यपालिका। क्या देखते हैं हम? देख रहे हैं कार्यपालिका, देखते हैं इसमें कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में पता लग गया था क्या होता है कार्यपालिका। तो पूरे विश्व में कार्यपालिका 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? संसदीय। पहला कौन सा होता है? संसदीय। दूसरा होता है अध्यात्मक, और तीसरा होता है अर्ध अध्यात्मक। अध्यात्मक, अब देखो आसान है, सुना बस आसान है। अर्ध अध्यात्मक, तो अब ये संसदीय क्या होता है? तो संसद में क्या होगा? संसद में एक राष्ट्रपति भी होगा और एक प्रधानमंत्री भी होगा। ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रपति होगा वो केवल नाम मात्र का होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब जो हमारा जो संसदीय कार्यपालिका है उसमें क्या होता है? उसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों होता है, लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र होता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो भी काम करेगा ना वो प्रधानमंत्री के अनुसार ही करता है। मतलब अगर राष्ट्रपति कुछ भी काम करना हो, प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद की सलाह पे ही काम करेगा। और जो मेन होता है वो मेन को होता है जो मतलब प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है। मतलब सबसे ज्यादा शक्ति किसको होती है? प्रधानमंत्री। इसीलिए इसको बोलते हैं संसदीय। ये है कहाँ पर? ये हमारा भारत में, इसलिए इसको बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली। दूसरा होता है अध्यात्मक, इसको हम वन मैन शो के नाम से भी जानते हैं। इसमें केवल और केवल राष्ट्रपति होता है, केवल राष्ट्रपति होता है। और इसमें तो जनता के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं, ये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। ये मतलब इसमें क्या होगा? किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। एक व्यक्ति होगा, वही व्यक्ति पूरे देश का प्रमुख होगा, सरकार का प्रमुख भी राष्ट्रपति।
मतलब राष्ट्रपति ही देश का प्रमुख होगा और सरकार का प्रमुख ही राष्ट्रपति होगा, और किसी जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता ये। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है अमेरिका। अमेरिका इसीलिए अमेरिका का राष्ट्रपति शक्तिशाली है, क्योंकि वहाँ पर आध्यात्मिक शासन प्रणाली है, आध्यात्मिक कार्यपालिका। तीसरा प्रकार है हमारा अर्ध आध्यात्मिक। यहाँ पे भी राष्ट्रपति होता है और यहाँ पे भी प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक, तो यहाँ पे का जो राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है, दोनों को शक्ति बराबर मिली हुई है। मतलब अर्ध अध्यात्म में दोनों, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होगा, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होगा, और यहाँ पे शक्ति बराबर मिला हुआ है। इसीलिए यहाँ पे ये होता है, यहाँ पर दोनों में झगड़े हो जाते हैं। एग्जाम्पल ये, अगर आपको जाना हो तो आप अगर श्रीलंका जाओगे ना, तो श्रीलंका में कैसे पाया जाएगा? अर्ध अध्यात्मिक शासन प्रणाली में पाया जाता है। ठीक है, अर्ध अध्यात्मिक शासन प्रणाली में श्रीलंका में पाया जाता है। इसमें झगड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों को बराबर शक्ति मिला हुआ है। इसमें झगड़े क्यों नहीं होते? क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर काम करता है। होता तो देश का प्रमुख ही होता है, लेकिन नाम मात्र की शक्ति है इसके पास, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री पर होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? आगे चलो, अब मेन क्वेश्चन लपेटे क्या होता है। मेन क्वेश्चन आप लपेटेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं, एक सबसे मेन टॉपिक है, प्रत्येक साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, प्रत्येक साल क्वेश्चन आता है, इसकी बोलते हैं नौकरशाही। नौकरशाही या इसको बोलते हैं स्थायी शासन। ठीक है, मतलब नौकरशाही या स्थायी शासन, मतलब सरकार के वह लोग जो सरकार को चलाने में स्थायी रूप से भूमिका निभाते हैं। ये एक मशीन की भांति कार्य करते हैं, मशीन की भांति। इनका चुनाव यूपीएससी के द्वारा होता है। मतलब जो ये नौकरशाही होते हैं, ये सरकार को चलाने में, मतलब सरकार को चलाने में स्थायी रूप से भूमिका इनका होता है, इनका जो चुनाव होता है ना, चुनाव यूपीएससी के द्वारा होता है, यूपीएससी के द्वारा। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होता है। तीसरा, जैसे कि आईपीएस हो गया और आईएएस, ये सब नौकरशाही के एग्जाम्पल है, और ये सब एक मशीन के भांति काम करते हैं। कोई नेता आए या जाए, इनसे उनका कोई मतलब नहीं। इसीलिए उसको हम नौकरशाही शासन प्रणाली या स्थायी शासन प्रणाली के नाम से, कोई पार्टी आए जाए, इनसे कोई मतलब नहीं, इनको अपना काम करना है। और इनका ये सब एग्जाम दे के आते हैं, जो हमारे नेता होते हैं वो जीत के आते हैं, ये सब एग्जाम के द्वारा। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन आएगा या तो 4 नंबर में या 6 नंबर में, टपकेगा ही क्वेश्चन। इस बार भी आ सकता देना परसेंट का, या तो ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा, आएगा पक्का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते कि प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या है और प्रधानमंत्री के बनने के क्या योग्यता चाहिए। तो प्रधानमंत्री देख लेते, यहाँ से क्वेश्चन एक आध पूछ लेता है। प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री लोकसभा, जो भी लोकसभा बहुमत, तो लोकसभा में जिस भी पार्टी को बहुमत मिलता है, उस बहुमत वाले पार्टी में से कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, बल्कि लोकसभा का चुनाव होता है। उसमें जिस पार्टी को बहुमत मिलती है, उस पार्टी में से कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री इलेक्ट होता है।
उसकी नियुक्त होता है। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता बल्कि लोकसभा का चुनाव होता है, और जिस पार्टी को ज्यादा बहुमत मिलता है उसमें से एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। हाँ, हम पहले से घोषणा कर देते हैं कि हमारा पार्टी का ये प्रधानमंत्री होगा, इसीलिए हमें लगता है कि हम प्रधानमंत्री का चुनाव करें। प्रधानमंत्री चुनाव होता है बल्कि हमें लोकसभा का चुनाव होता है। ठीक है, ये हो जाए। अब प्रधानमंत्री कुछ हम शक्तियां देखते हैं। शक्तियां, तो प्रधानमंत्री शक्ति क्या है? तो प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है, अपने जो भी उसके मंत्री होते हैं उसको उसका नियंत्रण होता है, और मंत्री में कौन सा पद कौन व्यक्ति क्या बनेगा ये भी प्रधानमंत्री ही तय करता है। और भारत के लिए विदेशी यात्रा प्रधानमंत्री ही करता है, और बाहर से कोई अगर व्यक्ति हमारे देश में आ जाए वो उसको स्वागत प्रधानमंत्री जी की। ठीक है, और क्या है, जो भी भारत में जो भी जैसे मीडिया प्रधानमंत्री के नियंत्रण में था या मीडिया तक पहुंच होती है, ये सब क्या हो गया? प्रधानमंत्री की शक्ति या भूमिका। भारत में अगर आपको प्रधानमंत्री बनना हो तो आपका 25 साल एज होना चाहिए, 25 वर्ष का होना चाहिए, और आप भारत के नागरिक होना चाहिए। बस भारत के नागरिक होना चाहिए, आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। अगर आप लोकसभा राज्यसभा के सदस्य ना भी हो तो भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, लेकिन आपको 1 महीना या 6 महीने के अंदर आपको 21 सदस्यता लेनी है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा मेन में। अब हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको स्टार्ट करते हैं। इसका हमारा 2 चैप्टर रह गया बस। अगला हमारा एक है संघवाद। यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है। तो पहले तो हमें संघवाद की परिभाषा आना चाहिए। तो संघवाद से क्या होता है? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछे कि संघवाद क्या होता है तो क्या बताएगा? शक्तियों के विभाजन से ही हम संघवाद को। ठीक है, मतलब जब हम संविधान बनाने बैठे ना तो हमने क्या बोला कि हमने संघवाद को बनाया है, केंद्र और राज्य को बराबर हम शक्ति देंगे। लेकिन भारत में क्या कर दिया? भारत में संविधान में केंद्र को ज्यादा शक्ति दे दिया गया और राज्य को कम शक्ति दे दिया गया। ऐसे हमने क्यों किया बताओ? केंद्र और राज्य हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जिस समय हम आजाद हुए थे ना उस समय हमारी परिस्थिति कुछ अलग थी, उस समय की परिस्थिति कुछ अलग थी, क्योंकि हमने राज्यों को मिलकर एक देश बनाया, राज्यों को जबरदस्ती मिलाकर देश बनाया। हम ये नहीं चाहते थे कि कोई भी राज्य भारत से अलग हो जाए, इसीलिए हमने राज्य के मुकाबले केंद्र को अधिक शक्ति दी। ठीक है ना, अधिक शक्ति दिया। आपको पता होगा कि भारत में 2 प्रकार की सरकार होती है। एक होती है केंद्र सरकार, केंद्र होती है राज्य सरकार। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए काम करती है। किसकी काम करती है? तो जो पूरे देश के लिए जो काम करते हैं वो क्या होते हैं? केंद्र सरकार। और जो केवल अपने किसी छोटे से क्षेत्र के लिए काम करने वालों को कौन होगा? राज्य सरकार। तो अगर मान लो राज्य सरकार को अगर हम ज्यादा शक्ति देंगे तो केवल अपने क्षेत्र के लिए काम करता हो, मान लो, तो अगर वो केवल उसको शक्ति देते केवल अपने राज्य के विकास के लिए काम करता, और कोई भी व्यक्ति उसके राज्य में जाता तो उसके साथ भेदभाव करता। इसीलिए हमने केंद्र को ज्यादा शक्ति दिया, राज्य को कम शक्ति, जिससे कि ये राज्य भारत से अलग ना हो जाए, क्योंकि ऐसे कुछ राज्य थे तो भारत से अलग होना चाहते थे। जैसे कि एक था जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और मणिपुर, ये भारत में मिलना नहीं चाहते थे। इसीलिए हमने क्या किया? केंद्र को अधिक शक्ति दिया और राज्य को कम शक्ति दिया।
एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा बताओ कि भारत में केंद्र के मुकाबले राज्य को अधिक शक्तियां क्यों दिया गया? तो हम क्या लिखेंगे कि हमने परिस्थिति जनक ऐसा किया है कि हम जब आजाद हुए तो हमने राज्यों को आपस में जोड़कर ही भारत का निर्माण किया, इसलिए हमने केंद्र को अधिक शक्ति दिया और राज्य को। इसमें हमें 3 बातें और पढ़नी है। हमने कुछ कानून को ना हमने 3 भागों में बांटा है। एक बोलते हैं हम लोग संविधान सूची, एक बोलते हैं राज्य सूची, एक बोलते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वह कानून जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगा, केंद्र सरकार, मतलब वह सब कानून जो केवल उसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगा उसको बोलते हैं हम लोग संसूची। और जिस पर केवल राज्य बनाएगा उसको बोलते हैं हम लोग राज्य सूची। जो केवल राज्य बनाएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग राज्य सूची। और जो दोनों मिलकर बनाएगा, दोनों मिलकर, मतलब राज्य भी और केंद्र भी, उसको बोलते हैं हम लोग समवर्ती। मतलब हमने शक्तियों का विभाजन 3 स्तर पर किया, एक केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो केंद्र जिस कानून बनाएगा उसको बोलते हैं हम लोग केंद्र सूची, जिस पर राज्य बनाएगा उसको राज्य सूची, और जो मिलकर बनाएगा उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक आगे चले। इसमें क्वेश्चन मेन क्वेश्चन होता है कि भारत सरकार के संघात्मक, भारत तो है वैसे संघात्मक लेकिन एकात्मक लक्षण है, वो बताओ। भारत संविधान के एकात्मक लक्षण, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। तो भारत संविधान के एकात्मक लक्षण क्या है? तो पूरे भारत में एक ही संविधान है, एक ही नागरिकता है, एकल न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन और केंद्र को अधिशक्ति। ये क्या है? ये एकात्मक लक्षण है, तो भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण। ठीक है, दोबारा बोलो, भारत संविधान के एकात्मक लक्षण। पहला एकल नागरिकता, एकल संविधान, ठीक है, और एकल न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन और सामने शक्ति विभाजन। ठीक है, ये क्या है? भारत संविधान के एकल मतलब एकात्मक लक्षण। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा टॉपिक है, अब आते हैं लोग स्थानीय शासन। स्थानीय शासन, तो पहले तो स्थानीय शासन होता क्या है? तो वह शासन जो गांव के स्तर पे चलाए जाते हैं उसे हम स्थानीय शासन कहते हैं। मतलब जो गांव के स्तर पे जो भी शासन व्यवस्था चलाया जाता है गांव के स्तर पे उसे हम स्थानीय शासन कहते हैं। ठीक है, जो मतलब जो गांव के स्तर पे क्या होगा, गांव के स्तर पे जो शासन चलाएगा उसे बोलेंगे हम लोग स्थानीय शासन। ठीक है, तो जो गांव के स्तर पे शासन व्यवस्था चलाया जाएगा उसे हम स्थानीय शासन कहते हैं। पहला बात अब पूछेगा आपसे कि इसके कार्य बताओ। स्थानीय शासन को हम पंचायत शासन के नाम से भी जानते हैं। मतलब स्थानीय शासन को हम पंचायत शासन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आपसे पूछेगा या तो पंचायत शासन के 2 कार्य बताओ या स्थानीय शासन के कार्य बताओ। तो पंचायत शासन क्या काम करता है? तो गांव के स्तर पे क्या काम होगा? सड़कों का निर्माण करना, कृषि में हेल्प करना, साफ पानी पहुंचाना, बाल विकास करना, मेला लगवाना, बाजार के लिए काम करना, ये सब स्थानीय शासन के कार्य। लोगों के लिए आवास की भूमिका, आवास दिलवाना, ये सब कार्यपालिका, ये सब स्थानीय शासन के कार्य। तो कार्य बहुत सारा बात, मान लो कार्य क्या होगा? क्या होगा? घरों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, नालों का निर्माण,
ठीक है, और बाजार, बाजार को लगवाना, ठीक है, और क्या है, अगर कृषि खराब हो गई हो, कृषि में मदद, और बाल विकास के लिए काम करना, बाल विकास के लिए, विकास के लिए काम करना, ये सब क्या है, ये सब स्थानीय शासन या पंचायत शासन के काम, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ इसमें कि बताओ कि स्थानीय शासन के सामने समस्या क्या क्या है, समस्या बताओ, ये बहुत क्वेश्चन है। समस्या, तो स्थानीय शासन के सामने दो समस्याएं मेन, स्थानीय शासन के सामने दो मेन समस्याएं। पहला, पैसे के लिए सरकार पर निर्भर रहना, जब तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार इनको पैसा नहीं देती तब तक ये काम नहीं कर सकते। मान लो हम लोग एक गाँव में रहते हैं, हमारे घर में बिजली नहीं आ रही, हम गए पंचायत के पास, हमने क्या बोला कि पंचायत जी हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही, तो वो क्या बोलता है, अभी हमारे पास पैसा नहीं आया है, तो पैसा आएगा तो मैं आपके यहाँ बिजली पहुँचवा दूँ। तो पहली समस्या क्या आएगी, पैसे के लिए सरकार पर निर्भर होना। दूसरा, गांव के लोग ज्यादा क्या होते हैं, जागरूक नहीं होते, मतलब गांव के लोग ज्यादा जागरूक नहीं होते। दूसरी सबसे मेन समस्या है, और अशिक्षित लोग, तीन समस्या। तो अगर हमसे पूछे कि स्थानीय शासन की समस्या बताओ, तो तीन समस्या है, पैसे के लिए सरकार पर निर्भर रहना, दूसरा लोग जागरूक नहीं होते, तीसरा शिक्षा की कमी, तीन मेन समस्या है। एक सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन बताओ, संविधान संशोधन 1992 संविधान संशोधन, ये क्या था, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन में दो बातें हुई थी, मतलब 73वें संविधान संशोधन में दो बातें हुई थी, 74वें संविधान संशोधन में एक बात हुई थी। तो दो बातें क्या हुआ, इसमें ना महिलाओं को 33% आरक्षण दिया था, और दूसरा क्या हुआ, स्थानीय शासन को संविधान में जोड़ा गया, संविधान में जोड़ा। कैसे, पहले स्थान था नहीं तो था, इससे पहले भी स्थानीय शासन था, लेकिन संविधान में इसको दर्जा नहीं मिला, इसीलिए जो राज्य चाहते थे तो लाभ मतलब अपने यहाँ पे रखते थे, नहीं तो नहीं भी रखते, उतना इसको वैल्यू देते नहीं थे। लेकिन जब इसको संविधान में इसको दर्जा मिल गया ना, तो ये बहुत शक्तिशाली हो गया। जब इसको संविधान में दर्जा मिल गया 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, तो ये बहुत शक्तिशाली हो गया। इसमें दो बातें हुआ था, एक तो महिलाओं को आरक्षण और स्थानीय शासन को संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में दो बातें हुई। पहले क्या बातें हुआ, महिलाओं को आरक्षण कितना प्रतिशत, 33%, या ऐसे बोल सकते हैं हम लोग 3/4 बोल सकते हैं, 3/4 या 1/4 समझते हैं, 1/3 ऐसे बोल सकते, 1/3 बोल सकते, ठीक है। अगला है 74वां संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से एमसीडी अर्थात नगर पालिका को नगर के स्तर पर जोड़ा गया था। मतलब 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से एमसीडी अर्थात नगर पालिका को
शहर के स्तर पे, नगर के स्तर पे जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये थी पूरा हमारा स्थान में शासन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हमें स्थान में शासन की क्यों जरूरत है, क्वेश्चन आ सकता है कि हमें स्थान में शासन की क्यों जरूरत है, बताओ। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत। अब हम जो हमारा दूसरा वर्ग हो गया, वहां से हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे बस, पूरा वहां पे कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है केवल हम वही पढ़ेंगे बस। जैसे कि मोटा मोटा लेंगे बस, टॉपिक का और आप लोग को समझाते हुए जरूर। अगर आपको अच्छा अगर लग रहा हो कि सब्सक्राइब और लाइक, मतलब अब हम क्या लेंगे, इंपॉर्टेंट लेंगे बस। अब देखिए पहला कि समानता। इस समानता क्या होता है, ठीक है, समानता क्या होता है। दूसरा देखेंगे हम कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता क्या होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसमें दो बातें देखेंगे। एक देखेंगे हम लोग नकारात्मक और ये देखेंगे हम लोग सकारात्मक। ये क्वेश्चन हमेशा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल आता है। सकारात्मक, नकारात्मक और सकारात्मक। अगला देखेंगे हम धर्मनिरपेक्षता। ये भी फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा आता है। इसमें क्वेश्चन आता है कि धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल और पश्चिमी मॉडल बताओ। आता है क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक देखेंगे। ठीक है, ये हम 3 टॉपिक लेते हैं। पहला है समानता। समानता क्या है कि सभी व्यक्तियों को उसके जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव न कर सभी व्यक्ति को एक समान मानना। समानता मतलब अगर मान लो, अगर सभी व्यक्ति समान है, सभी व्यक्ति समान है तो उनके साथ हमें एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी लोगों को एक समान मानना चाहिए। ठीक है, वो समानता है। ठीक है, अलग स्वतंत्रता, समानता। समानता में जाओ आएगी, समानता के लिए पता है समानता क्या होता है, आप समानता से क्या जानते हैं। समानता हमारा एक मौलिक अधिकार भी है। ठीक, हमारा समानता एक मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार भी है जो 14 से 18 में सभी लोगों को एक समान मानना, किसी के साथ भेदभाव न करना। ठीक है, अवसरों की समानता इसी में। ठीक है, आगे देखो स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता क्या है, तो हाब्स के अनुसार स्वतंत्रता क्या है, तो जो चाहो सो करो। अर्थात स्वतंत्रता का होता है जो चाहो सो करो, अर्थात व्यक्ति को अपने इच्छा से कोई भी काम कर सकता है, इसलिए स्वतंत्रता का परिभाषा। आप इसके अनुसार जो चाहो सो करो, स्वतंत्रता का अर्थ होता है। तब व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी काम कर सकता है, उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता के 2 आयाम है, एक है नकारात्मक, एक है सकारात्मक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है क्वेश्चन, कभी भी आगे देखना। नकारात्मक में प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, प्रत्येक और ज्ञान नहीं होना चाहिए। और सकारात्मक में प्रतिबंध होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक है, मतलब नकारात्मक में प्रतिबंध नहीं होगा, सकारात्मक में प्रतिबंध होगा। मान लो मतलब अगर नकारात्मक में क्या होता है कि व्यक्ति को छूट मिलनी चाहिए कोई भी काम करने के लिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन सकारात्मक होता है अगर व्यक्ति पे रोक टोक नहीं होगा तो व्यक्ति का विकास नहीं होगा। मान लो कोई बच्चा है, अगर मैं इस बच्चे पर अगर प्रतिबंध ना लगाऊं तो क्या इस बच्चे का विकास हो सकता है? बच्चे के विकास के लिए प्रतिबंध होना बहुत जरूरी है। अगर मान लो बच्चा बोल रहा है कि मैं खेलने जा रहा हूँ, तो हम बोलेंगे ना भाई 1 घंटा खेल के आया, 2 घंटा खेल के आया, प्रतिबंध उसके ऊपर लगाए। ये होता है नकारात्मक और सकारात्मक। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत। अगला देखो, अगला है धर्मनिरपेक्षता। अगला क्या है? अगला है धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता से भी समझते हैं कि
स्वतंत्र रूप से हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मतलब हम स्वतंत्र रूप से किसी दूसरे धर्म को अपनाना और उसका प्रचार प्रसार करना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। ठीक है, तो मतलब हम स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जिसको धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। ठीक है, मान लो ये व्यक्ति एक मान लो हिंदू धर्म था। ठीक है, मतलब ये हिंदू धर्म का व्यक्ति था, इसको अगर हिंदू मान लो, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अगर मान लो कोई धर्म अच्छा ना लगे तो क्या ये व्यक्ति दूसरे धर्म को चुन सकता है? अगर चुन सकता है तो वहां पे धर्मनिरपेक्षता है। भारत एक धर्मनिरपेक्षता देश है। क्यों? क्योंकि भारत में आप अगर आपको एक धर्म अच्छा ना लगे तो आप दूसरे धर्म का परिवर्तन संविधान के अनुसार कर सकते हैं, कानून के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए भारत में धर्मनिरपेक्षता है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है धर्मनिरपेक्षता का पश्चिम मॉडल और बोलता है भारतीय मॉडल बताओ। मतलब धर्मनिरपेक्षता का पश्चिम मॉडल और भारतीय मॉडल को बताओ। तो पश्चिम मॉडल क्या होगा? तो पश्चिम मॉडल में लिखेंगे कि अगर मान लो अगर हम यूरोप में जाए, अमेरिका में जाए, वहाँ पे क्या हमें दिखा देगा कि धर्म की संख्या बहुत कम होगी और सरकार और धर्म अलग अलग होकर काम करते हैं। तो ये क्या है? पश्चिम मॉडल। लेकिन भारत में क्या होगा? भारत में जाएंगे तो भारत में अनेक प्रकार के धर्म मिलेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब धर्म मिलेंगे और सरकार और धर्म साथ मिलकर काम। ठीक है, मतलब भारत में इसको भारतीय मॉडल। पश्चिम मॉडल में धर्मों की संख्या बहुत कम होती है और थोड़ा बहुत यहाँ पर भेदभाव धर्म में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे धर्म ज्यादा है, थोड़ा बहुत भेदभाव यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर सरकार और धर्म अलग अलग होकर काम करती है, यहाँ पर एक साथ मिलकर काम करती है। ठीक है, ऐसे में एक हम टॉपिक भूल गए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो 100% आता ही एग्जाम में। क्या टॉपिक? वो टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, इसको मैं भूल गया था, ये सबसे मेन टॉपिक है। यहाँ से तो एक क्वेश्चन 6 नंबर में लिख के रहना, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ से लिख के चलना। तो मौलिक अधिकार होता है वह अधिकार जो हमारे भाग 3 में दिया गया है, और जो 6 अधिकार दिए गए हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं, जो हमें जीवन यापन करने में सहायता करते हैं। तो मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, और जो 6 अधिकार दिए गए हैं उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक, जो हमें जीवन यापन करने में सहायता करता है। तो हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं? तो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। वो कौन से? तो हमारे 6 मौलिक, पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। एक संपत्ति का अधिकार था जिसको अभी हमने हटा दिया। संपत्ति का अधिकार, पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। पहला है समानता, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है धर्म निरपेक्षता का अधिकार। ठीक है, तो हमारे 6 मौलिक अधिकार होते हैं। पहला कौन सा हो गया था? समानता का अधिकार। दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा हमारा अधिकार है धर्म निरपेक्षता। चौथा अधिकार हमारा कौन सा है? तो चौथा हमारा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये तीसरा अधिकार, ये इनका तीसरा का अधिकार था शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा अधिकार है धर्म निरपेक्षता का अधिकार। धर्म निरपेक्षता का अधिकार। पांचवा हमारा शिक्षा
शिक्षा और संस्कृति, संस्कृति का अधिकार। चौथा है हमारा उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो अगर आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूं इस मौलिक अधिकार को याद करने का, क्या ट्रिक है अब बता रहा हूं। क्या है, इस समता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया। ठीक है, मतलब समता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया। समता मतलब समानता, स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध, धर्म का मतलब धर्मनिरपेक्षता, और शिक्षा और संस्कृति और उपचार का अधिकार। ये हमारे 6 मौलिक अधिकार है। अगर आपको इसका नंबर अगर याद